तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें से मैंने आपको 15 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको बताऊंगा। और ये सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी वर्ग 2 में बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पूछे गए थे। सिलेबस वही है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ज़्यादातर याद रखना कि वे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली इस प्रकार के अपडेट प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो डेली की अपडेट है वो मिलती रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहले कल वाले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान रखना है कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा जो अध्ययन है वो उसके जो परिणाम है वो क्या बताते हैं। आपके ऑप्शन है आनुवांशिक और वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं, ना तो आनुवांशिक और ना ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण हैं, आनुवांशिक कारकों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर वातावरणीय कारकों की तुलना में आनुवांशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि बुद्धि का विकास जब होता है ना, तो जुड़वा अध्ययन का जो परिणाम है उस वो ये बताता है कि आनुवांशिक और वातावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। बोथ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आनुवांशिक और वातावरणीय दोनों प्रकार के जो कारक है वो महत्वपूर्ण होते हैं बुद्धि के विकास के संबंध में। जुड़वा अध्ययन अगर किया जाता है तो वो परिणाम में ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो आनुवांशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है आपको, ये भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार से प्रभावित किया है। शास्त्रीय अनुकूलन जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो याद रखना कि वो इवान पावलोव ने दिया था। पावलोव ने ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में उन्होंने वर्तमान विद्यालय में व्यवहार प्रबंधन, मतलब कि एक प्रकार का जो व्यवहार का मैनेजमेंट होता है उस पर अनुसंधान को किस प्रकार से प्रभावित किया है ये बताने का प्रयास किया है। तो देखिए आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, शिक्षक को कक्षा में हो रही हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य है और समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं। या फिर शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। तो जो पावलोव महोदय है ना, पावलोव के अनुसार आपको इसमें बताना है दोस्तों। इसमें यह आपको याद रखना कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो टीचर है, ठीक है, वो बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं उनको। और काय के लिए अवेयर कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार करने के लिए, और इसके लिए वो उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोत्साहित कर रहे हैं मतलब कि रिवार्ड भी वो उनको दे रहे हैं प्रोत्साहित करने के तौर पर। और शिक्षक के द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित किया जा रहा है, और अगर कोई गलत व्यवहार अगर हो रहा है तो उसको कह सकते हैं एक प्रकार से मना किया जा रहा है कि ऐसा करना गलत है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंड भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो दंड भी देना चाहिए। तो ये क्या है, वर्तमान में याद रखना व्यवहार प्रबंधन के पर अनुसंधान को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है ये पाया जा रहा है, ठीक है। शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। अगर कोई भी बच्चा डर रहा है, डर की अगर उसके अंदर भावना है तो उसमें कौन सा विकार है ये आपको इसमें बताना है। बाइपोलर डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म या चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसमें याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर आएगा चिंता विकार होता है ये एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा डर रहा है तो डर की जो भावना उसके अंदर है वो महसूस कर रहा है डर को, तो वो चिंता विकार है। जैसे मान लीजिए बच्चा सड़क पर चल रहा है, पास से बस निकल कर गई
ठीक है। अब बस निकल कर गई ना तो वो पहले ही डर जाता है, बस की आवाज़ सुनकर ही वो डर जाता है। तो उसमें कौन सा विकार है? उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर है, मतलब चिंता विकार है उसमें, ठीक है। इसलिए वो बस की आवाज़ सुनकर ही डर जाता है कि बस से वो टक्कर नहीं हो जाए ऐसे करके, ठीक है। तो वो चिंता विकार होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको बोला जाता है, जिसमें आमतौर पर क्या होता है, बच्चा डर की भावनाओं को महसूस करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दृष्टिकोण। अब कौन से दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन का एक केंद्रीय कारक बन जाता है? बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है व्यवहार के रूप में। देखो, ये आपको उस दृष्टिकोण का नाम बताना है जिसमें वयस्क के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। समाज, सांस्कृतिक, मानवतावादी, मनोविश्लेषण या फिर व्यवहारिक। तो इसमें करेक्ट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मनोविश्लेषण। क्या आएगा? मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। अब मनोविश्लेषण याद रखना, मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है वो किसने दिया दोस्तों? तो याद रखना, वो फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। और फ्रायड को मनोविश्लेषणवादी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ बच्चे याद रखना, कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जबकि जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है। यह उनके को संदर्भित करता है, प्राथमिकताओं को, विचारों को, रुचियों को या अधिगम शैलियों को। अच्छा, ये बात इसमें यहाँ पर आ रही है सामने कि कोई जो बच्चा है ना वो अधिक प्रक्रिया करना मतलब चाह रहा है, सक्षम है वो, जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की गई है उसके सामने। तो इसमें क्या होता है, उसकी अधिगम जो शैलियाँ हैं ये मेन मायने रखती है। ये उनके किसको संदर्भित करता है? अधिगम की शैलियों को, लर्निंग स्टाइल को। लर्निंग मतलब सीखने की जो उसकी स्टाइल है, सीखने का जो तौर तरीके हैं ना दोस्तों, उसको संदर्भित करता है। क्योंकि ये क्या है, अधिक प्रक्रिया कर रहा है, ठीक है। और अधिक प्रक्रिया करने में वो कैपेबल भी है। अगर अधिक प्रक्रिया करने में कोई भी बच्चा कैपेबल होगा तो उसमें याद रखना आप, अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल काफ़ी उच्च है, काफ़ी अच्छी है। इसलिए तो इसमें अधिगम शैलियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसके अधिगम शैलियों को संदर्भित करता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? हाँ, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द सेंट्रल फोकस फॉर एन इंडिविजुअल टू गेट गाइडेंस इन स्कूल? विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? दोस्त, माता पिता, पड़ोसियों या फिर स्वयं पर? विद्यालय में गाइडेंस अगर प्राप्त कर रहा है वो तो इसमें आप याद रखना स्वयं पर होना चाहिए। क्या आएगा इसमें? स्वयं पर, ऑन सेल्फ, खुद पर फोकस होना चाहिए, ठीक, सेंट्रल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। बोबो गुड़िया प्रयोग किसने प्रभावित किया था? ठीक है, ये हु प्रपोज्ड द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट? तो याद रखना आपके ऑप्शन है बंडूरा, एरिक्सन, पावलोव और वाइगोत्स्की। बोबो गुड़िया जो प्रयोग है ना दोस्तों, वो बंडूरा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और बंडूरा का नाम इस प्रकार से आता है दोस्तों, याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। तो बोबो गुड़िया प्रयोग इन्होंने प्रस्तावित किया था, बंडूरा ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए? उनकी जो मुख्य प्रवृत्ति है, ठीक है, जो उसमें पहले से ही विद्यमान है, उसको उभारना चाहिए। क्यों? शोध और रचना करने के लिए। क्या करने के लिए? अनुसंधान और किसी भी प्रकार की रचना करने के लिए। ये किसने कहा था? जीन पियाजे, जीन लावे, जॉन फेरेल या जॉन डुई? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना, जॉन डुई ने कहा था। ये क्या कहा था जॉन डुई ने? कि शिक्षकों के द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए, जॉन डुई के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट नहीं है, सब मोस्ट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए थे वर्ग 2 में। ये वही है आपका, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है दक्षता आवश्यकता, विकास आवश्यकता, महत्वपूर्ण आवश्यकता या न्यून आवश्यकता, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष जो अवस्था है वो विकास की अवस्था होती है, ग्रोथ नीड्स होती है। ठीक है, विकास आवश्यकता, ठीक, आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष पर ग्रोथ नीड्स पाई गई है, तो इसका करेक्ट आंसर आप ये कर देना, विकास आवश्यकता, मास्लो का पदानुक्रम में शीर्ष आवश्यकता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं। माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं। आपको ऑप्शन है, बचपन के साथी समूहों को लिंग लाइन्स के हिसाब से अलग किया जाता है, स्कूल पुरुष और महिला छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर जोर देते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट स्कूलों में रखते हैं, या माता पिता बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुकरण करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में सहायता करते हैं, किसके द्वारा, बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुकरण करने के लिए बाध्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स फोकस चिल्ड्रन टू फॉलो ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स, वो क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो जेंडर रूल है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से असिस्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हाउ टू, तो इसमें याद रखना पेरेंट्स फोकस, ठीक है, टू चिल्ड्रन फॉलो ए ट्रेडिशनल रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। सार्वभौमिक रूप से सभी बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो पाई जाती है, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो नोम चॉम्स्की ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से, ठीक है, भाषा अर्जन की जो अवधारणा है वो एक रूप से पाई जाती है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से इन्होंने करा था ये प्रयोग, तो नोम चॉम्स्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच में अगर जो संबंध है क्रमिक है और उसके ठहराव को वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द है, पुनर्बलन, अनुसूची, दंड, निरूपण, या जिसको शेपिंग बोला जाता है, और या फिर विलोप। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर याद रखना विलोप आएगा। क्या आएगा, विलोप, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन, विलोप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंटिंग अ चाइल्ड विद अ स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स जो चाइल्ड होता है उसको अलग करने के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, जिसे अपना गृह कार्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी क्षमता और औसत बच्चों से भिन्न होती है, जिसके साथियों के साथ खराब संबंध है और जो एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तो विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है, तो इसमें हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो एक प्रकार से समस्याग्रस्त बच्चा है, ठीक है। तो उसकी जो क्षमता है ना, ठीक है, वो क्या होती है, वो औसत बच्चों से भिन्न होती है, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से कैसी होती है, भिन्न होती है। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने की महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, अलग होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को क्या कहा जाता है। सामग्री को आसान बनाने के लिए जो प्रस्तुत करने के जो नियम हैं, उन नियमों को क्या कहा जाता है। शिक्षण की विधि, शिक्षण रणनीतियाँ, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीकें। 4 आपके ऑप्शन हैं, तो याद रखना, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत किए गए जो नियम होते हैं ना, उन नियमों को शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, शिक्षण के सूत्र कहा जाता है, ठीक। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, ये सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने वाले नियम होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात सेरेब्रल पाल्सी को के द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया, तो विलियम ओस्लर, ठीक है, सर विलियम ओस्लर के द्वारा प्रमस्तिष्क मतलब अंगघात सेरेब्रल पाल्सी द्वारा प्रस्तावित है ये, तो इसका करेक्ट आंसर सर विलियम ओस्लर हो जाएगा। द टर्म cerebral palsy was introduced and popularized by Sir William Osler।
तो ये आपके 30 क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको वापस एक और मैं सेट पेपर बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।